तो देखो अब डिस्कस कर लेते हैं इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं। इक्वल फंक्शंस के लिए बेसिकली मानो एक फंक्शन है f, ठीक है, और एक फंक्शन है g, तो इन दोनों को f एंड g आर सेट टू बी इक्वल व्हेन एंड ओनली व्हेन। अच्छा, एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, इफ का मतलब होता है आई, एफ का मतलब होता है अगर, और अगर आई एफ और एफ दो बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो मैं बोलने जा रहा हूं कि एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। बेसिकली ये वाला सिंबलाइज यूज करना है मैंने, है ना, इफ एंड ओनली इफ इन दोनों के डोमेन बराबर हो। क्या बोला मैंने? डोमेन ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये तीन चीजें लिखी है मैंने, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ बराबर होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, दोनों के डोमेन बराबर होने चाहिए। कोडोमेन ऑफ एफ बराबर होना चाहिए कोडोमेन ऑफ जी के। बेसिकली इसका डोमेन दोनों के बराबर होने चाहिए, कोडोमेन दोनों के बराबर होने चाहिए, और एफ एक्स होना चाहिए जी एक्स फॉर एवरी एक्स। एफ एक्स बराबर होना चाहिए जी एक्स के फॉर एवरी एक्स ऑफ देयर कॉमन डोमेन, क्योंकि दोनों का डोमेन कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कॉमन डोमेन इधर भी होना चाहिए, कॉमन डोमेन इधर भी होना चाहिए। दोनों का डोमेन अगर सेम है तो देयर डोमेन विल बी कॉमन। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? आई नो। एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। एक एग्जाम्पल में एफ एक्स ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स ले रहा हूं मैं क्या, 3x, ठीक है। ये दो मैंने फंक्शंस लिए है ना, दो अलग अलग फंक्शन लिए मैंने। ये जो फंक्शंस हैं ये दोनों के दोनों फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि हमें बोला गया है दोनों का डोमेन भी सेम होना चाहिए। याद करो, कोई भी जब फंक्शन ऐसे लिखते हैं, बात को समझो कि कोई भी ऐसे जब फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि ये जो फंक्शन f है वो a टू b है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इंटीजर टू इंटीजर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, कहीं का भी हो सकता है वो, है ना, इस तरह लिखा जाता है। तो ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों ही कौन से, ये दोनों ही जो फंक्शन है, हमारा जो एफ बी है वो डिफाइंड है कहाँ पे, एफ बी जो डिफाइंड है वो है ए टू बी में, और जी भी जो डिफाइंड है वो कहाँ पर है, ए टू बी में, है ना। एफ बी डिफाइंड है ए टू बी से, जी भी डिफाइंड है ए टू बी से। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि उसने बोला था डोमेन ऑफ एफ, ये नंबर बोलता है हमारा डोमेन, अगला वाला जो सेट होता है वो होता है हमारा कोडोमेन। भाई ए होता है डोमेन, ये वाला होता है कोडोमेन, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना यहाँ पे, आप ऐसे डालकर लिखना, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन है, कोडोमेन है, ठीक है। और कोडोमेन भी उसने हमें बराबर होने के लिए बोले थे, तो इसका भी डोमेन ए, इसका भी डोमेन ए, इसका भी कोडोमेन बी, इसका भी कोडोमेन बी। अब क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। सेट ए ले लिया मैंने क्या, 1, जो सेट ए है वो ले लिया 1 एंड 2, सेट बी ले लिया मैंने क्या, 3 एंड 6, सेट ए ले लिया 1 2, बी ले लिया 3 6, है ना। एक पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से लिया है, अभी आपको आगे समझ आएगा कि मैंने यही सेट क्यों लिए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ F1 पे वैल्यू निकालना और देखना है कि क्या ये G1 के इक्वल है या नहीं है। F1 बराबर है G1 के या फिर नहीं। F1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस Fx में 1 लगाना पड़ेगा, यानी कि Fx में F1 तो मैंने लगा दिया, अब इधर 1 लगाने की जरूरत है मुझे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3। तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 3x में। अब gx किसके बराबर है, 3x के, तो 3 टाइम्स 1 यानी कि इधर भी 3। तो LHS और RHS बराबर आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि F1 पे बराबर है G1 के, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में मिटा देता हूँ, अभी आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। F1 पे बराबर है G1 के, है ना। अब F2 पे चेक कर लेते हैं, क्या F2 पे और G2 बराबर है, चेक करते हैं। देखो F2 मतलब x की जगह 2 लगाना है मुझे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, है ना। और यहाँ पर 3 2 तो सिंपली 3 2 6, समझ रहे हो। यहाँ पे भी F2 भी बराबर है G2 के और F1 भी बराबर है G1 के, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो इस केस में बोलेंगे कि जो Fx है वो Gx के बराबर है। इस केस में बोल सकता हूँ कि जो F फंक्शन है वो G के बराबर है, जो F है वो G के बराबर है। F एंड G, हमारे F एंड G आर इक्वल फंक्शंस, आर इक्वल
फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस होने के लिए देखो इसका भी दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए था, इसका भी डोमेन A टू A था, इसका भी A था, इसका भी A था, इसका भी, ये भी B टू B सेम होना चाहिए था, इसका भी कोडोमेन B था, इसका भी कोडोमेन B था, दोनों के दोनों ऐसे ही गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फंक्शंस हैं, 1 से 3 पे गया है और 2 से 6 पे गया है, यही तो ये मैपिंग, जो 2 लगाया तो दोनों ने 6 दे दिया, 1 लगाया था दोनों ने 3 दे दिया था, यही मैपिंग हुई है। तो ये दोनों के दोनों फंक्शंस भी हैं और दोनों के दोनों इक्वल फंक्शंस भी हैं, क्योंकि दोनों का एक और चीज़ से देख सकते हो, दोनों का जो मैपिंग होगी, दोनों की जो रे डायग्राम होगा वो एग्जैक्ट सेम बनेगा, ठीक है। A और B इसका भी सेम बनेगा, A और ये ऐसी मैपिंग इसकी भी सेम बनेगी, इससे भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। शर्त सिर्फ इतनी है कि दोनों का कोडोमेन और डोमेन बराबर होना चाहिए और x की हर वैल्यू पे ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। F1 G1 के बराबर हो, F2 G2 के बराबर हो, F3 G3 के बराबर हो, तो बोलेंगे कि भाई ये पूरा का पूरा एक इक्वल सेट है, ठीक है। बात समझ आई होगी, इक्वल सेट नहीं इक्वल फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों अब आ गए हैं अपने रियल फंक्शंस पे। तो रियल फंक्शंस क्या होते हैं? देखो रियल फंक्शन होने के लिए हमारी कंडीशन नेसेसरी होती है कि जो डोमेन होना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए, वो रियल नंबर से आना चाहिए। कहाँ से? रियल नंबर्स का एक सबसेट होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है रियल नंबर्स के, है ना। और जो हमारा कोडोमेन होगा वो भी रियल नंबर्स का ही एक सबसेट होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है उसके। ये दो कंडीशन नेसेसरी आप फुलफिल कर दो तो आपका फंक्शन रियल फंक्शन है। ये दो कंडीशन आप नेसेसरी कर दो, आप फुलफिल कर दो तो आपका एक फंक्शन रियल फंक्शन है। मैं एक फंक्शन लेता हूँ जो कि एक रियल फंक्शन है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ f(x) इज इक्वल्स टू लेट अस से 2x, है ना। सिंपल सा ही फंक्शन लिया मैंने, f(x) इज इक्वल्स टू 2x। ये एक रियल फंक्शन है R टू R में, मतलब कि रियल टू रियल डिफाइंड है ये, है ना। अब देखो डोमेन क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन कह रही है कि एक मिनट क्या है, ठीक है। डोमेन क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर का इक्वल टू सबसेट होना चाहिए, ठीक है। या तो सबसेट हो जाए या तो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो डोमेन क्या होता था, याद कर लो, डोमेन होता था वैल्यूज ऑफ x। डोमेन होता था क्या, वैल्यूज ऑफ x। तो बेसिकली इस फंक्शन में आप x की जगह क्या क्या लगा सकते हो, इस फंक्शन में आप पे कोई लिमिटेशन है, आप x की जगह क्या क्या लगा सकते हो। तो देखो आप जवाब है कि इस फंक्शन में आप x की जगह कुछ भी लगा सकते हो। यार x की जगह आप इसमें क्या ले लो, x की जगह आप 1 ले लो, x की जगह आप 0.1 ले लो, x की जगह आप √3 ले लो, x की जगह आप -0.2 ले लो, आप x की जगह कुछ भी रैंडम ले लो यार। मतलब मैं कितने एग्जाम्पल दे दूँ, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, है ना। कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, आपको y की वैल्यू मिलेगी, 100% मिलेगी आपको y की वैल्यू भी। ये कोई भी रैंडम रियल नंबर ले लो आप, ठीक है। आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो भी रियल में से ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो रियल की जगह नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म पहुंच गई या फिर इमेजिनरी नंबर पहुंच गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जो डोमेन मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं लगा के भी देख लेता हूँ आपको 1-2 नंबर्स, है ना। 1 लगाया तो 2 मिला, 0.1 लगाया तो 0.2 मिला। ये y की वैल्यूज़ हैं, किसकी, ये वैल्यूज़ ऑफ y है ना। √3 लगाया तो 2√3 मिला। यार 2√3 इर्रेशनल नंबर है मगर रियल तो है ना। क्या होता था याद करो, रियल में रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों आते थे, ठीक है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इर्रेशनल है मगर है तो रियल। इसको लगाएंगे कितना आएगा, 422 -0.4 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन गलत हो तो माफ़ करना, मगर समझाने की कोशिश ये है कि आप रियल लगाओगे तो रियल ही मिलेगा आपको। ये होता है एक रियल फंक्शन। आप रियल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए रियल वैल्यूज़ ऑफ y ही मिलेगी आपको, ये होता है एक रियल फंक्शन। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या मैं x की जगह पे, ये सारी वैल्यू x की वैल्यूज़ हैं, x की जगह पे कोई भी नंबर लगा सकता हूँ क्या, मैं x की जगह पे कोई भी नंबर लगा सकता हूँ। तो जवाब है हाँ, x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर लगा सकते हो। सो x बिलोंग करेगा कहाँ से, रियल नंबर से, या x बराबर रहेगा, जो x छोड़ो, x होता क्या था, आप इतना ध्यान दो। x होता क्या था, x होता था हमारा क्या होता था, डोमेन होता था। क्या होता था, डोमेन। बेसिकली सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यूज को हम डोमेन बोलते थे, याद करो ना। डोमेन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो जो डोमेन है इसका, क्या वो रियल नंबर के बराबर नहीं है, क्योंकि हम x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हम x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दैट मीन्स कि जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। भाई x की जगह तो इसमें कुछ भी लगा सकते हैं ना हम, तो जो डोमेन होगा वो कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। तो डोमेन तो पूरा पूरा रियल नंबर के बराबर है, दैट मीन्स पहली कंडीशन अपनी फुलफिल कर रही है कि डोमेन तो रियल नंबर के बराबर ही आ गया। इसमें मैंने बोलता सबसेट होना चाहिए तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस केस में तो बराबर ही हो गया वो, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही लिखता हूँ, बस आप समझाने के लिए बताया था मैंने। लेकिन जो रियल नंबर यहाँ मिलेंगे वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल होंगे, 2 के रियल मल्टीपल्स होंगे, 2 के रियल मल्टीपल्स होंगे, लेकिन होंगे तो स्टिल रियल नंबर के सबसेट में से ही। तो ये कंडीशन भी नेसेसरी अपनी सेटिस्फाई हो गई कि जो कोडोमेन होगा वो भी रियल नंबर से ही आएगा। यार ये वैल्यू रेंज की होती थी, अब ये रेंज जहां लाया कर रही है क्या वो भी रियल नंबर में नहीं लाया कर रही? ये भी तो सारा रियल नंबर ही हैं भाई। यहाँ रियल नंबर डाला, यहाँ रियल नंबर मिला, यहाँ रियल नंबर डाला, यहाँ रियल नंबर मिला, यहाँ रियल नंबर डाला, यहाँ रियल नंबर मिला। ऐसे फंक्शन जिसमें आप x की रियल वैल्यू डालो और y की रियल वैल्यू ही मिल जाए, इसे हम रियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी, मगर ऐसा हमेशा सच नहीं होता। अब यहाँ से देखो सीखने वाली बात शुरू, ठीक है। मैं ऐसे 2-4 फंक्शन सोच सकता हूं अभी भी जिसमें ऐसा नहीं होगा। लेट अस से एक फंक्शन ले लेते हैं हम, fx इज इक्वल्स टू 2x + 1 अपॉन में x + 3। एक सिंपल सा फंक्शन लिया मैंने, है ना। रैशनल फंक्शन बोलते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे, है ना। खैर मैंने सिंपल सा फंक्शन लिया है। अब x की जगह पे मैं क्या क्या लगा सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। x की जगह पे मैं क्या क्या लगा सकता हूँ? क्या मैं सारे रियल नंबर्स लगा सकता हूँ? क्या मैं सारे रियल नंबर लगा सकता हूँ x की जगह पे? चलो आके देखते हैं, ठीक है। मैं कुछ भी रैंडम रियल नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। नंबर से लाइन से लिख देते हैं। यहाँ 0 ले लेते हैं, या 1 या 2 या -1 -2 -3 1 2 3, समझना अभी बात को, डॉट डॉट डॉट। और इनके बीच में भी नंबर्स होंगे, बट मैंने कुछ रैंडम नंबर्स लिए, है ना। और यहाँ पे भी रियल नंबर ही आएंगे क्योंकि रियल टू रियल डिफाइंड है फंक्शन भाई। ये मैंने क्या बोला? रियल से रियल डिफाइंड है ये। क्या है? रियल से रियल डिफाइंड है ये। तो अब ध्यान से समझो, मैंने x की जगह 0 लगाया। सबसे पहले मैंने क्या करा? x की जगह 0 लगाया। तो इस फंक्शन में f0 की वैल्यू निकाली मैंने। तो 2 0 + 1 अपॉन में 0 + 3, यानी कि 0 + 3 तो सिर्फ 3 हो गया। और ऊपर क्या आ गया? 2 × 0 जस्ट 0 बना, 0 + 1 अपॉन 3 यानी कि 1/3 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 रियल नंबर में ही होता है तो मिल गया। चलो 0 पे मुझे मिल गया 1/3। इस तरह मैंने 2 लगाया, कुछ मिला मुझे, 3 लगाया, कुछ मिला मुझे, इस तरह लगाया, कुछ मिला मुझे। मैंने क्या करा? घूम फिर के मैंने एक बार -3 लगा के देखा। मैंने क्या करा? मैंने घूम फिर के एक बार -3 लगा के देखा, कितना बनता है देखते हैं। 2 × -3 + 1 अपॉन में -3 + 3। अरे यार ये क्या हो गया? यहाँ से -3 + 3 तो कट गया। ये ऊपर कितना हुआ? -6 + 1 यानी कि -5 अपॉन में 0। ये तो डिवाइडिंग बाय 0 वाली फॉर्म आ गई। यहाँ तो हमारा काम ही नहीं बनेगा, बात समझे। डिवाइडिंग बाय 0, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये तो रियल नंबर में लाया ही नहीं करा, बात समझ रहे हो। -3 की मैपिंग किधर करूँ मैं? ये तो बेचारा कंफ्यूज हो गया। यहाँ इसके लिए तो कोई नंबर ही नहीं बनाया भाई। नॉट डिफाइंड तो मैंने यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं था। नॉट डिफाइंड मतलब कोई नंबर ही नहीं है, रियल में लाया ही नहीं कर रहा है। तो 3 के लिए कोई भी रियल नंबर नहीं है, 3 के लिए कोई भी रियल नंबर नहीं है यहाँ पे। तो ये एक फंक्शन ही नहीं है, बात समझे। ये एक फंक्शन ही नहीं है। अब बात समझो, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 की मैपिंग नहीं, -3 की मैपिंग नहीं हो पाएगी, -3 की मैपिंग नहीं हो पाएगी। और मैंने क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ से कोई भी एलिमेंट रह जाए, यहाँ से कोई सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ -3 रह गया तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसको फंक्शन बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा? इसको मैं ऐसे रियल टू रियल तो बोल दूंगा, मगर यूँ बोल दूंगा कि जो इसकी डोमेन है ना, जो इसकी डोमेन है उसको हम रियल नंबर तो दे सकते हैं, मगर 3 पे डिफाइंड नहीं है। मतलब कि इसमें से 3 को माइनस कर देते हैं। भाई बन गया फंक्शन, क्या दिक्कत है? रियल नंबर डोमेन में से रियल नंबर में 3 को माइनस कर दो। जब इसकी डोमेन लिखने जाएंगे इस फंक्शन की, तो इस डोमेन में -3 को लेंगे ही नहीं, ठीक है। -3 को यहाँ -3 आएगा, लेंगे ही नहीं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं -3 को हटा दूँ, यार सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, एक -3 पे अपना रोना हो रहा था तो उसको हटा ही दिया मैंने डोमेन में से। तो मतलब कि जब मैं रियल नंबर यहाँ पे लिखूंगा, ये सेट बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो मैं सारे नंबर लिखूंगा, लेकिन -3 नहीं लिखूंगा, 0 लिखूंगा, -1 लिखूंगा, -2 लिखूंगा, 3 छोड़ के फिर -4 -0.5 1 2 √2 कुछ भी लिख सकता हूँ मैं।
बस -3 नहीं लिख सकता इसमें, क्योंकि जो डोमेन है वो -3 पे डिफाइंड नहीं है, जो डोमेन है वो -3 पे डिफाइंड नहीं है। ये फंक्शन, इस फंक्शन को मुझे ऐसे लिखना पड़ता है यहाँ पे, इस टाइप के फंक्शंस को मुझे यहाँ मेंशन भी करना पड़ता है कि हेयर f is defined from real numbers to real number but not x is equals to 3, x is equals to -3 नहीं होना चाहिए। ये मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि x बराबर -3 नहीं है डोमेन में, x बराबर -3 नहीं है डोमेन में। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आगे 4-5 क्वेश्चन और लेंगे। खैर अभी आपको रियल फंक्शन समझ आ गया कौन से होते हैं और उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब आप नोट कर लिया होगा उम्मीद है आपने। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने इसी चीज़ को आपका क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए। कह रहा है फाइंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का मुझे डोमेन बताना है, ये एक रियल फंक्शन है। ठीक है, अगर मुझसे रेंज ही पूछ ले और बाकी चीज़ें कोडोमेन में पूछ ले तो क्या करेंगे, है ना। तो देखो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है कहाँ से, R to R में डिफाइंड है ये अभी के लिए। ठीक है, मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, लास्ट में इसकी डोमेन और वगैरह सब चीज़ लिखेंगे यहाँ पे हम। तो देखो रूल क्या रहता है इसकी, आपको ये एक रियल फंक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो मुझे R to R लिखने की जरूरत नहीं है, अगर रियल फंक्शन लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि R से R में जा रहा है ये फंक्शन, तो आपको बार बार ये R to R लिखने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मुझे ये पता लगाना है कि ये जो इक्वेशन है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो डिनोमिनेटर 0 बनाना है किस तरह। मेरे को बात समझो यार, ये वाली फॉर्म ही तो अनडिफाइंड होती है ना। अगर ऊपर 0 बन जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 0/5 बन जाए तो 0 ही आ जाएगा और वो 0 एक रियल नंबर होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, मुझे ये पता लगाना है कि नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो भी है उसको आप 0 के बराबर रख दो। यानी कि मुझे पता लगाना है कि x² - 5x + 4 किस पॉइंट पे 0 की वैल्यू देगा। मिड टर्म स्प्लिट करके पता लगा लो भाई। क्या कितना हो गया अपना x², इधर से होगा 4 4 4, यानी कि ये बना -4x प्लस का x है ना, -4x - x प्लस 4 = 0। ये कितना कॉमन आया यहाँ से, x कॉमन आया, यानी कि x - 4, यहाँ से -1 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा x - 4, इधर 0, क्या बना x - 4 और x - 1 बराबर 0। तो x बराबर हुआ 4 के और 1 के, x 2 के बराबर। बेसिकली x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2x निकले अपने, एक x निकला 4, एक x निकला 1। ठीक है, 2 रूट्स निकले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यानी कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² - 5x + 4 में मैं क्या रखूँगा, 4 रख दूंगा। मैं यहाँ पे रख देते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 × 4 + 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 = 20 प्लस 4, देखो 16 4 हुआ 20, 20 - 20 = 0। तो ये पता लगा मुझे 4 पे नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जाएगी और 1 पे भी 0 बन जाएगी। 2 रूट्स निकले इसके, है ना। तो ये मैंने बस समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है, इसके कितने निकले, 2 रूट्स निकले कि जो ये फंक्शन है 4 और 1 पे 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, 2 रूट्स निकले 5x + 4, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकले x बराबर 1 और x बराबर 4 पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब इसकी रेंज लिखो, जब इसकी डोमेन लिखोगे, हमसे डोमेन पूछा है ना, डोमेन जब लिखोगे आप, फाइंड डोमेन बोला था हमसे, तो आप क्या करोगे, रियल में से सेट ऑफ 1 and 4 माइनस कर दोगे। रियल नंबर में से बेसिकली आप x की जगह क्या नहीं लगा सकते, उसको रियल नंबर में से माइनस कर दोगे। इस x की जगह में 1 नहीं लगा सकता इस पूरे पोलिनोमियल में, x की जगह में 4 नहीं लगा सकता इस पूरे पोलिनोमियल, बिकॉज नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा। तो डोमेन लिखते समय आप क्या करोगे, रियल में से, रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से एक सेट ऑफ 1 and 4 माइनस कर दोगे। ईजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, अगर समझ आ गया तो स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शंस पे। रियल वैल्यूड फंक्शन में मानो मैं एक सेट लिख रहा हूं। ठीक है, सेट ये है सेट A और ये है सेट B। ठीक है, ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A है ABC, सेट B है 3 4 5। इसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से है, इसकी इससे है और इसकी इससे है। तो ये एक फंक्शन है, देख के पता लग रहा है सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट A के एक डिस्टिंक्ट इमेज है सेट B में, तो ये फंक्शन है, पता लग रहा है। मगर ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ A की वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे f ऑफ A की वैल्यू है 3। अगर मैं पूछूं f ऑफ B की वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे f ऑफ B की वैल्यू है
5। अगर मैं पूछूं f ऑफ c की वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे f ऑफ c की वैल्यू है 4। रियल फंक्शन में क्या था, जो रियल फंक्शन था उसमें था कि x भी रियल से होना चाहिए और y भी रियल से होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है x कैन बी एनीथिंग, बट y मस्ट बी अ रियल नंबर। बात समझ आ गई होगी यार। रियल फंक्शन ऐसे होते हैं कि आप f x बराबर y ऐसा होता है, x की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो, एनीथिंग। ये y जो आपको देगा वो फिर भी एक हमेशा रियल नंबर ही देगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, x की जगह पे आप कुछ भी पुट कर दो मगर जो y देगा वो एक रियल नंबर ही देगा। x यहाँ पे अगेन आप कुछ भी लगा सकते हो, y जो देगा वो रियल नंबर ही देगा। तो आप डोमेन को डोमेन के टर्म्स में भी लिख सकते हो कि डोमेन कैन बी एनीथिंग, डोमेन कैन बी एनीथिंग, बट को डोमेन मस्ट बी अ रियल नंबर, को डोमेन मस्ट बी अ रियल नंबर। बात समझ आ गई होगी आपको।